पसीना का मतलब जो हमारे शरीर के सीबम ग्रंथि से पसीना निकाल रही है उसके अंदर भी कौन सा एंटीबॉडी, तो IgA। आंसू की बात करें, लोर की बात करें तो लोर के अंदर भी कौन सा एंटीबॉडी, तो IgA होता है। और लार जो टपकता है इसके अंदर भी कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA होता है। इसका मतलब कि सर हमें प्रतिदिन पसीना निकालना चाहिए, सही बात है। अगर हम पसीना को निकालते हैं ना तो शरीर के सीबम ग्रंथि से जो पसीना निकल रहा है उस पसीने में कौन सा एंटीबॉडी होगा, IgA। और शरीर पर अगर कोई भी घूम रहा होगा, मतलब कोई बैक्टीरिया, तो घसीट कर मारेगा कौन, IgA। उसके बाद अगर लोग एंटीबॉडी की संरचना ये वाली, इसके प्रकार और एंटीबॉडी बनता कैसे है शरीर में, इन सब के बारे में हम पूर्ण डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से और समझते हैं कि एंटीबॉडी शरीर में बनता कैसे है और एंटीबॉडी के प्रकार और इसके संरचना के बारे में कैसे अध्ययन कर सकते हैं। हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन हम WBC के आधार पर करते हैं। यानी हमारे शरीर में रक्त में बेसिकली WBC वो कोशिका है जो हमारे शरीर में बाह्य कारकों अर्थात वायरस, बैक्टीरिया या किसी अन्य जीवाणु को प्रवेश करने से रोकती है और उनको चुन चुन कर मारती है। तो अगर WBC की बात करें तो WBC के अनेक टाइप्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एंटीबॉडी के लिए जिम्मेवार दिया जाता है लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट WBC के वो प्रकार है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन या उसके काम के लिए जिम्मेवार होता है। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में, 2। ठीक है। तो लिम्फोसाइट के 2 प्रकार, एक होता है बी लिम्फोसाइट या दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। हम बी लिम्फोसाइट को हम बी सेल के नाम से भी जानते हैं, बी सेल, और इसको टी सेल कह सकते हैं, टी सेल। तो ये 2 इसके प्रकार होते हैं। तो ये दोनों के दोनों लिम्फोसाइट के 2 प्रकार, जिसको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हम बोल रहे हैं। बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट ना कह के बी सेल भी कह सकते हैं क्योंकि ये कोशिका है। उसी तरह से ये टी सेल कह सकते हैं। और अगर हम टी सेल की बात करें या टी लिम्फोसाइट की बात करें तो इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने, 5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं तो ये रहा टी सेल का 4 प्रकार, जिसमें TH, TS, TK और TM। इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका क्या है, देखिएगा। यहाँ पे लिखे हंस के तुम, यहाँ पे याद रख सकते हैं आप, हंस के तुम। ये 4 तरह की कोशिकाएं होती है जिसको आप हंस के तुम याद कर सकते हो। तो इसमें सब में टी कॉमन है। आपको ये सर इसका पूरा नाम क्या होगा, तो टी का मतलब होता है थाइमस। क्या होता है, थाइमस। थाइमस हेल्पर सेल, थाइमस सप्रेसर सेल, थाइमस किलर सेल और थाइमस मेमोरी सेल। ये 4 तरह की कोशिकाएं होती है जो टी लिम्फोसाइट का क्या प्रकार है। उसी तरह से अगर हम बी लिम्फोसाइट की बात करें तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। बी लिम्फोसाइट के कितने प्रकार, 2। ये 2 प्रकार है ना। मेमोरी बी सेल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, MB सेल यानी मेमोरी बी सेल, PB माने प्लाज्मा बी सेल। ये 2 तरह की होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये 4 तरह का हो गया, ये 2 तरह का हो गया। अब गौर से सुनिएगा, देखिए इसमें नाम है हेल्पर। तो हेल्पर का मतलब कि ये किसी चीज़ की सहायता कर रहा होगा या किसी की सहायता कर रहा होगा। तो हेल्पर सेल एग्जैक्टली PB सेल को सहायता करता है। ठीक है, तो हेल्पर यानी TH सेल जो है ये PB को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, सहायता करता है, उत्प्रेरित करने में सहायता करता है। अब ये उत्प्रेरित किस लिए करता है, तो गौर से सुनिएगा। अगर TH सेल उत्प्रेरित करेगा ना प्लाज्मा बी सेल को, तो प्लाज्मा बी सेल उत्प्रेरित के कारण ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। कितने प्रकार के, 5। अब 5 प्रकार के एंटीबॉडी का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे। तो ये वो 5 प्रकार की एंटीबॉडी है जिसको प्लाज्मा बी सेल बना रहा है TH के उत्प्रेरित करने से। अगर TH उत्प्रेरित नहीं करेगा तो प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। मतलब प्लाज्मा बी सेल इसके निहोरा करने पर ये बनाता है 5 प्रकार का एंटीबॉडी, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब फुल फॉर्म सुनिएगा ना, तो IG का मतलब होता है, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। I से इम्यूनो, G से ग्लोब्यूलिन,
इम्यूनोग्लोब्यूलिन सब में है। जी का मतलब होता है गामा, ए का मतलब अल्फा, एम का मतलब मैक्रोफेज, डी का मतलब डेल्टा और ई का मतलब होता है इओसिनोफिल्स। ये 5 प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी। अब अगर हम इन सब की पोजीशन की बात करें तो कि शरीर में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, हमारी भारतीय जो सेनाएं हैं, जैसे जल सेना, वायु सेना हो गया, थल सेना हो गया, ये सभी अलग अलग जगहों पे लोकेटेड होते हैं। उसी प्रकार से ये पीबी सेल द्वारा जो भी 5 प्रकार के एंटीबॉडी बनाए जा रहे हैं, ये सब अलग अलग जगहों पे होते हैं और ये बेसब्री से किसी बाहरी एंटीजन का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे वायरस, बैक्टीरिया या किसी अन्य प्रकार के कोई जीव हो गया जो हमको क्षति पहुंचाने वाले होते हैं, ताकि उनको घेर कर मार सके रास्ते में। ठीक है, तो अगर हम IgG की बात करें तो IgG एग्जैक्टली सीरम में होता है। किस में होता है? सीरम में। ठीक है, ये हमारे रुधिर के सीरम में होता है। अगर IgA की बात करें तो IgA जो है ना, ये शरीर के 3-4 जगहों में पाया जाता है। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले पसीना में पाया जाता है, और यहाँ पे IgA जो है यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फा जो है, ये 3 जगहों पे पाया जाएगा, पसीना, आंसू और लार। पसीना का मतलब जो हमारे शरीर के सीबम ग्रंथि से पसीना निकाल रही है, उसके अंदर भी कौन सा एंटीबॉडी? तो IgA। आंसू की बात करें, लोर की बात करें तो लोर के अंदर भी कौन सा एंटीबॉडी? तो IgA होता है। और लार जो टपकता है, इसके अंदर भी कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA होता है। इसका मतलब कि सर हमें प्रतिदिन पसीना निकालना चाहिए। सही बात है। अगर हम पसीना को निकालते हैं ना, तो शरीर के सीबम ग्रंथि से जो पसीना निकल रहा है, उस पसीने में कौन सा एंटीबॉडी होगा? IgA। और शरीर पर अगर कोई भी घूम रहा होगा, मतलब कोई बैक्टीरिया, तो घसीट कर मारेगा कौन? IgA। उसके बाद अगर आंसू की बात करें तो सर आंसू निकालना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आंसू निकलेगा तो इसके अंदर भी कौन सा एंटीबॉडी है? IgA। और जो बैक्टीरिया या विषाणु हमारे आंखों को संक्रमित करने के लिए गया था, उसको वहीं पे मार देगा वो कौन? IgA। लार की बात करें तो हम जितने भी लार गिराते हैं ना, या कोई और जीव जंतु लार गिराता है, तो उसके लार के अंदर भी कौन सा एंटीबॉडी? IgA यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फा, ये होता है। जैसे समझिएगा, कभी कभी आप देखिएगा ना, तो कुत्ता जो होता है, कुत्ता, उसके शरीर पर कहीं जब घाव हो जाता है, हाथ पर चाहे पैर पर, गर्दन को छोड़कर या हेड सिर को छोड़कर बाकी शरीर के किसी भी अन्य भागों में अगर उसको घाव हो जाता है, तो वो उस घाव को अपने से क्या करता है? चाट देता है। और चाटता है तो उसके लार के अंदर, उसके स्लाइवरी जो होते हैं, लार होता है, उस लार के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA। और वही एंटीबॉडी उस घाव के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं जिससे वो संक्रमित हुआ रहता है, उन सभी बैक्टीरिया वायरस को IgA जो एक एंटीबॉडी है वो मार देता है, तब वो सही हो जाता है। तो सर आप कह रहे कि गर्दन और सिर पर क्यों नहीं हो सकता है? तो गर्दन और सिर पर नहीं होगा क्योंकि उसका जो जीभ है गर्दन पर कैसे आएगा? नहीं आएगा। हेड पर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये 2 जगह अगर कुत्ता को हो गया ना, मतलब घाव या किसी भी तरह का कोई संक्रमण, तो कुत्ता बेजान से जाएगा, मर जाएगा वो। लेकिन अगर शरीर के किसी भी अंग पर हो गया तो समझिएगा कि वो चाट के सही कर देगा, क्योंकि उसके लार के अंदर कौन सा एंटीबॉडी है? तो IgA है। उसी तरह अगर बात करें इंस की, तो ये रहता है प्लीहा में, प्लीहा जिसको हम तिल्ली के नाम से भी जानते हैं या जिसको एस्प्रीन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यही ना है जहाँ पे, जिसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक, जहाँ पर रक्त का जमा होता है, या इसी को ना, प्लीहा को RBC का कब्र भी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है। क्योंकि RBC का जब जीवन काल 120 दिन का कंप्लीट होता है, कितना? 120 दिन, तो वो डेड हो जाती है। और डेड होने के कंडीशन में वो प्लीहा के अंदर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो जब सर RBC का बैंक है, तो बैंक में भी तो कोई एंटीबॉडी होना चाहिए, क्योंकि बैंक में एंटीबॉडी के रूप में पुलिस होता है। ठीक है, और ये वो पुलिस कौन है? IgM है, जो प्लीहा के अंदर अपन रिवॉल्वर बंदूक लेकर टंगले रहेगा कि वो अंदर आया तो भून देंगे उसको हम, समझ रहे हैं। अगर हम IgD की बात करें तो ये थाइमस में होता है। किस में होता है? थाइमस में होता है। ठीक है, थाइमस एक ग्रंथि है, ग्रंथि का भी तो सिक्योरिटी जरूरी है, तो वो उसके अंदर होता है। और IgE की बात करें तो सेम टू सेम ये किस में होता है? तो सीरम में होता है। किस में होता है? सीरम में। यानी सीरम के अंदर 2 एंटीबॉडी, IgG और IgE, ये 2। तो आई होप ये 5 एंटीबॉडी के टाइप्स और प्रकार समझ गए होंगे। सॉरी, ये सब काहे लिखे थे? तो देखिएगा गौर से। अभी हमने कहा कि TH सेल जो है ये उत्प्रेरित कर रहा था PB सेल को, प्लाज्मा B सेल को, ताकि 5 प्रकार के एंटीबॉडी बना दे। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है।
तो टी एस क्या है, अब देखिए गौर से, एस का मतलब होता है सप्रेसर, सप्रेसर दाब के रखोगे उसको, दाब कर, सप्रेसर, यानी टीएच सेल जो है ना, टीएस, ये टीएच को सप्रेस करता है, क्या करता है, सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है कि उसको दाब कर रखता है, किसको, टीएच सेल को। अन्यथा अगर ये टीएच सेल अधिक इसको खुला छोड़ दे, किसको, टीएच को, तो टीएच अधिक खुला रहेगा तो ये उत्प्रेरित करता रहेगा किसको, पीबी सेल को। अब पीबी सेल को बार बार उत्प्रेरित करेगा तो एंटीबॉडी इतने ना ज़्यादा बन जाएंगे कि शरीर के अंदर जो अननोन कोशिका है, जिसका कोई वास्ता नहीं है इन सब का, उन सबको मारना शुरू कर देगी। समझ रहे हैं, जैसे स्पर्म, स्पर्म हमारे शरीर का जो कोशिका है ना, वो इससे अननोन रहता है। जब संख्या में ज़्यादा होता है तो शरीर के समस्त भाग में ये फैल जाते हैं। समझ रहे हैं, जैसे अगर भारत में सेनाओं की कमी नहीं हो, ज़्यादा सेना हो, तो पूरे भारत के बॉर्डर क्रॉस या पूरे एरिया में घुस जाएंगे। उसी तरह से अगर टीएस सप्रेस करके नहीं रखेगा, उसको दाब के नहीं रखेगा किसको, टीएच को, तो ये ज़्यादा उत्प्रेरित कर देगा पीबी सेल को, जिससे एंटीबॉडी पूरा धड़ाक धड़ाक बना देगा एकदम। तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, ये स्पर्म को डेड करना शुरू कर देंगे। तो अगर एंटीबॉडी स्पर्म को मार रहे हैं घेर घेर के, तो उसको बोलेंगे स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड। जैसे सुसाइड, आत्महत्या, स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म की हत्या करना शुरू कर देंगे। अगर किलर की बात करें तो किल का मतलब मार देना होता है, मतलब ये भी एंटीबॉडी की तरह काम करता है, किलर। टीएमएम का मतलब होता है मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, और स्मृति का मतलब समझिएगा तो पहचान करना। मतलब शरीर में कौन सा हमारा बाह्य कारक है जो हमारे मालिक को संक्रमित कर सकता है, वो उसकी पहचान करता है। अब पहचान करने के बाद ये तुरंत सप्रेसर को कहेगा, सप्रेसर तुरंत टीएच को उत्प्रेरित करेगा। आइए उत्प्रेरित करेगा किसको, तो पीबी सेल को। अब पीबी सेल 5 प्रकार के एंटीबॉडी बनाएगा, और जिसने पहचान किया था मेमोरी सेल, मेमोरी सेल ने जिसकी पहचान किया था उन सबको मारना शुरू कर देंगे ये सभी। तो आई होप ये एंटीबॉडी के कनेक्शन आपको समझ में आया होगा। तो अब एंटीबॉडी ये जो होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं, इस टाइप से। तो यही तो एंटीबॉडी की संरचना है। यानी अब हम समझ लेते हैं कि आखिर एंटीबॉडी की संरचना में क्या क्या होता है। अब समझ लेते हैं कि एंटीबॉडी की संरचना किस प्रकार से बनाई गई है या किस प्रकार से है। देखिए एंटीबॉडी जो है ना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, क्योंकि हमने अभी नाम लिया था कि IgA नाम लिया था, जिसमें हम बोले थे इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फा। इसका मतलब कि सर एंटीबॉडी जो है ना, ये एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। अब इसके अंदर ना 4 पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखला है। कितना, 4 पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखला है, 1 2 3 4, कितना है, 4 को पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं का चयन है, ठीक है। एंटीबॉडी जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड का चयन। अब 4 में देखिएगा तो 2 छोटा छोटा है और 2 बड़ा बड़ा है। तो छोटे छोटे जो पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखला है उनको हम बोलते हैं लाइट चेन, लाइट चेन, जिसकी संख्या टोटल कितना है, 2। यानी लाइट चेन जो छोटा छोटा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये छोटा छोटा जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है इसकी संख्या कै गो है, तो 4 गो है टोटल, सॉरी 2 गो है, 2 गो। उसी तरह से बड़का की बात करें तो बड़का कितना है, 2 गो है, बड़का भी 2 गो है। तो बड़का को हम बोलते हैं हेवी चेन, जिसकी संख्या कितना है, 2 है। तो हेवी चेन की संख्या 2 है। तो हम H2L2 को संरचनात्मक तौर पे कैसे सूचित कर सकते हैं, तो इसको हम संकेत में लिख सकते हैं। क्या चीज़, गौर से सुनिएगा। इसको हम लिख सकते हैं H2L2, क्योंकि 2 गो हेवी है अर्थात भारी चेन, भारी श्रृंखला, 2 गो भारी चेन है, भारी श्रृंखला है, और 2 गो लाइट यानी छोटी या लघु श्रृंखला है। तो एंटीबॉडी जो ये वाला है अभी के टाइम हम समय में दिखा रहे हैं, ये H2L2 संरचना है जो लगभग वाई शेप का दिख रहा है। किस शेप का दिख रहा है, वाई शेप का। इसका मतलब कि सर एंटीबॉडी का जो आकार है, शेप, ठीक है, वो वाई आकार का है। किस आकार का है, वाई आकार का है, ठीक है। ये किस आकार का है, वाई आकार का है। इन चारों चैनों में देखिएगा गौर से, तो एक लाइट चैन और दूसरा हेवी चैन, उसी तरह से एक ये वाला लाइट चैन और दूसरा हेवी चैन, या लाइट चैन या हेवी चैन, इन दोनों के बीच ना कुछ सल्फर द्वारा बॉन्ड बनाया गया है। इसके बीच भी कुछ बॉन्ड बनाया गया है, ठीक है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई का मतलब होता है 2, और सल्फाइड वर्ड जो है ना, ये सल्फर से संबंधित है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। मतलब कि
एंटीबॉडी के अंदर जो सल्फर के द्वारा जो बॉन्ड बना है ना, उसका नाम क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करें तो ये दो हेवी और लाइट चेन के बीच कुछ खांच जैसी संरचना बनी हुई है। यहाँ पे इस खांच जैसे संरचना के स्थान को या जगह को हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है, तो एक लाइट चेन और दूसरा हेवी चेन के बीच जो खांचेदार संरचना है, इसी खांचेदार संरचना को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। अब नाम से देखिए ना, बाइंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बांध देना, अर्थात पकड़ लेना। मतलब यही वो जगह है, यही वो साइट है, यही वो स्थान है जहाँ पे किसी वायरस या बैक्टीरिया से क्रिया होता है, मतलब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। और लड़ाई होने के कंडीशन में जो बैक्टीरिया या वायरस आएगा ना यहाँ पे, उस बैक्टीरिया वायरस को ये सब क्या कर देंगे, मार देंगे रिएक्शन करने के बाद। मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट के जगह पर ही बैक्टीरिया या वायरस का क्या होता है, तो नष्टीकरण होता है, विनाशीकरण होता है। तो ये संरचना था किसका, तो एंटीबॉडी का। आई होप आपको समझ में आया होगा।